बेटियां सिर्फ परिवार का गौरव नहीं, बल्कि समाज की ताकत भी होती है। उनका आत्मविश्वास, उनकी सफलता और उनका अस्तित्व हर कदम पर प्रेरणा देता है। नमस्कार, आपका स्वागत है ह्यूमन वॉइस बुक चैनल पर, जहां हम उन कहानियों, विचारों और शिक्षाओं को आपके सामने लाते हैं जो प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली होती है। आज हम बात करेंगे बेटियों के महत्व, उनकी ताकत और समाज में उनकी भूमिका पर। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और इस खास विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही शब्द नहीं मिल रहे, और इसी कारण आप अपने हाथ से कई मौके गंवा देते हैं? या फिर कभी ऐसी बातचीत में फंसे हैं जो एक न खत्म होने वाली भूल भुलैया की तरह लगती है, जिससे आप थकान और निराशा महसूस करते हैं? इस दुनिया में जहां रिश्ते ही असली संपत्ति है और शब्दों की अपनी शक्ति है, वहां संचार एक कला से बढ़कर एक सुपर पावर है। कल्पना कीजिए, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह इसलिए नहीं कि वह सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि वह कनेक्शन बनाने की कला को समझता है। वह बोलता है और लोग उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुकता से झुक जाते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। हां, आप अपनी संवाद क्षमता को बदल सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रभावी संचार केवल धारा प्रवाह बोलने या चतुराई भरे तर्क देने के बारे में नहीं है। यह इंसानी मन को समझने, विश्वास बनाने और एक वास्तविक प्रभाव पैदा करने के बारे में है। आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं। यह कोई उबाऊ किताब का व्याख्यान नहीं होगा, जहां व्याकरण और शब्दावली की चर्चा हो। यह उन व्यावहारिक तकनीकों के बारे में होगा जो आपकी बातचीत को नए स्तर तक ले जाएंगी। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप बातचीत को किसी बाधा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखेंगे। चाहे वह किसी साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना हो, किसी टूटे हुए रिश्ते को सुधारना हो, या फिर एक यादगार प्रस्तुति देना हो, जो रणनीतियां हम सीखने जा रहे हैं वे आपका गुप्त हथियार बन जाएंगी। लेकिन सावधान, ये कोई जादू की गोली नहीं है। प्रभावी संचार में महारत हासिल करने के लिए प्रयास, अभ्यास और उन आदतों को छोड़ने की हिम्मत चाहिए जो आपको पीछे खींच रही है। तो क्या आप खुद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुराने तरीकों को छोड़कर खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार है जिसे अनदेखा करना असंभव हो? मेरे साथ बने रहिए। अगले अध्याय में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि संचार वास्तव में कैसे काम करता है और अधिकांश लोग इसमें कहां चूक जाते हैं। एक संकेत यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। अध्याय 1, बाधाओं को तोड़ना। आइए संचार से जुड़ी एक सच्चाई को स्वीकार करें। अधिकांश लोग इसे बहुत जटिल बना देते हैं। हमें यह सिखाया गया है कि एक शानदार वक्ता बनने के लिए जटिल और प्रभावशाली शब्दों का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया था? यह उनके प्रभावशाली शब्दों की वजह से नहीं था, बल्कि इस वजह से था कि उन्होंने आपको कैसा महसूस कराया। अब आइए एक कठिन सच्चाई का सामना करें। हम में से कई लोग संचार में संघर्ष क्यों करते हैं? इसके पीछे सबसे बड़े कारण है भय और गलतफहमियां, अस्वीकार किए जाने का डर, गलत बात कहने का डर, जज किए जाने का डर। ये डर हमारे भीतर अदृश्य बाधाएं खड़ी कर देते हैं, जो हमें खुद को खुलकर व्यक्त करने से रोकती है। परिणाम, अटकी हुई बातचीत, खोए हुए मौके और अधूरे रह गए रिश्ते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बाधाएं असली नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं जो हमने अपने बीते अनुभवों से गढ़ी है, और जैसे ये बनी है वैसे ही इन्हें तोड़ा भी जा सकता है। यहां ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? वे बातचीत के दौरान खुद पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं कैसा लग रहा हूं? क्या उन्हें मैं पसंद आ रहा हूं? क्या मैं दिलचस्प लग रहा हूं? यह आत्म केंद्रित सोच एक रेडियो पर चलने वाले शोर की तरह होती है, जो असली सिग्नल कनेक्शन को बाधित कर देती है।
अपनी सोच को बाहर की ओर मोड़ें। इस बात की चिंता करने के बजाय कि आप क्या कह रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करें। वे कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उनकी बातों में छुपा हुआ संदेश क्या है। एक आसान अभ्यास आजमाइए। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद से पूछिए, इस समय उनका भावनात्मक स्तर क्या है? क्या वे बेचैन हैं, उत्साहित हैं, विचलित हैं? जब आप इन संकेतों को पहचानने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि संचार शब्दों के बारे में नहीं, बल्कि ऊर्जा के बारे में है। अगर आप उनके ऊर्जा स्तर से मेल बैठा लेते हैं तो आप तुरंत उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे। अगले भाग में हम संचार के सबसे अनदेखे पहलू पर चर्चा करेंगे, सुनने की कला। अध्याय 2, सुनने की कला। यह एक कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को इस स्थिति में पाया है कि सामने वाला बोल रहा है, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही अपने अगले जवाब की योजना बना रहा है। यह एक आम आदत है और यह आपकी कनेक्शन बनाने की क्षमता को बर्बाद कर रही है। सुनना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति बोलना बंद न कर दे। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक ऐसा कौशल जो ध्यान और अभ्यास की मांग करता है। और जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो यह आपकी छवि को पूरी तरह से बदल सकता है। क्यों? क्योंकि सुने जाने की भावना इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप उन्हें एक अनमोल उपहार देते हैं, मान्यता। और यह ऐसा उपहार है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए आपकी सुनने की क्षमता को बेहतर बनाने के कुछ तरीके देखें। 1, अपने भीतर की आवाज को शांत करें। आपके दिमाग में जो छोटी सी आवाज लगातार विश्लेषण और निर्णय ले रही है, उसे थोड़ी देर के लिए शांत करने की जरूरत है। अपनी पूरी ऊर्जा वक्ता पर केंद्रित करें। 2, सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि टोन और बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करें। कई बार जो अनकहा होता है वह कही गई बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 3, सोच समझकर सवाल पूछें। अच्छे श्रोता सिर्फ सिर हिलाकर सहमति नहीं जताते, वे बातचीत में रुचि लेते हैं। ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को गहराई से सोचने और खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करें। जैसे, इससे आपको कैसा महसूस हुआ, या इसके बाद क्या हुआ? ऐसे सवाल यह दर्शाते हैं कि आप वास्तव में उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब एक छोटी सी चुनौती आपके लिए। अगली बातचीत में बिना कोई सलाह दिए पूरी तरह से सुनने का प्रयास करें, जब तक कि सामने वाला खुद न पूछे। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप उन्हें सुधारने नहीं, बल्कि समझने के लिए सुन रहे हैं, तो वे कितने ज्यादा खुल जाते हैं। लेकिन उन स्थितियों का क्या, जब भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और सुनना लगभग असंभव सा लगता है? यहीं पर सहानुभूति, एम्पैथी काम आती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बातचीत में सहानुभूति को कैसे विकसित किया जाए और इसका उपयोग तनाव को कम करने और विश्वास बनाने में कैसे किया जाए। यह एक गेम चेंजर होने वाला है। अध्याय 3, सहानुभूति की शक्ति। कल्पना कीजिए, आप एक गर्मागर्म बहस के बीच में हैं। आवाजें ऊंची हो रही हैं, माहौल में तनाव गहराता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा। अब एक पल के लिए रुके और खुद से पूछे, अगर जीतने की कोशिश छोड़कर समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? यही है सहानुभूति, एम्पैथी की असली ताकत। यह संवाद का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। सहानुभूति सिर्फ किसी और की जगह खुद को रखने का नाम नहीं है। यह वास्तव में उनकी भावनाओं को महसूस करने के बारे में है। यह दो दिमागों के बीच का एक पुल है जो संभावित संघर्षों को गहरे संबंधों में बदल सकता है। लेकिन यहां एक समस्या है। तनावपूर्ण क्षणों में सहानुभूति स्वाभाविक रूप से नहीं आती। यह एक कौशल, स्किल है जिसे अभ्यास की जरूरत होती है। तो आप इसे अपनी बातचीत में कैसे ला सकते हैं? 1, रुके और विचार करें। जब कोई ऐसा कुछ कहता या करता है जो आपको परेशान करता है, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, वे इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? अक्सर लोगों की नाराजगी या झुंझलाहट का असली कारण आप नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी व्यक्तिगत चुनौतियां होती हैं।
2. उनकी भावनाओं को मान्यता दें। आपको किसी से सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी है। सरल शब्दों में कहें, यह वाकई कठिन लगता है, या मैं समझ सकता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ये छोटे छोटे वाक्य तनाव को कम कर सकते हैं और सामने वाले को सुना हुआ महसूस करवा सकते हैं। 3. उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करें। अगर कोई उत्साहित है तो उनकी ऊर्जा से मेल खाएं। अगर कोई परेशान है तो शांत और समझदारी से जवाब दें। यह सूक्ष्म तकनीक अवचेतन स्तर पर एक संबंध बनाती है, जिससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मीठी बातों से सच को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सहानुभूति कठिन हो सकती है, खासकर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिससे आप सहमत नहीं हैं। लेकिन यहां असली जादू छुपा है। जितना अधिक आप सहानुभूति का अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक लगेगा और आपके रिश्ते उतने ही बेहतर होंगे। अब भी आपको सहानुभूति की शक्ति पर शक है? यह कहानी सुनिए। एक प्रसिद्ध नेगोशिएशन कोच ने एक बार बताया कि कैसे सहानुभूति ने एक $multi-million डील को बचा लिया। कठिन ग्राहक पर दबाव बनाने के बजाय उन्होंने उसकी नाराजगी को ध्यान से सुना, उसकी चिंताओं को स्वीकार किया और दयालुता से जवाब दिया। परिणाम, सिर्फ डील ही नहीं बची, बल्कि वह ग्राहक सबसे वफादार साझेदारों में से एक बन गया। सहानुभूति सिर्फ विवादों को हल नहीं करती, यह विश्वास भी बनाती है, और विश्वास ही हर महान संवाद की नींव है। और विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां प्रभाव, इन्फ्लुएंस जन्म लेता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विश्वास को संवाद में एक मजबूत आधार बनाया जाए, जिससे आप बिना किसी चालाकी या धोखे के दूसरों को प्रभावी रूप से प्रभावित कर सकें। तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, विश्वास बनाना, अंतिम प्रभावशाली उपकरण। आइए विश्वास, ट्रस्ट की बात करें। यह वह अदृश्य धागा है जो हर महत्वपूर्ण बातचीत, साझेदारी और रिश्ते को बांधे रखता है। इसके बिना आपकी बातें चाहे जितनी भी प्रभावशाली हों, वे बेअसर हो जाती हैं। लेकिन जब विश्वास मौजूद होता है तो सबसे साधारण शब्द भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। सवाल यह है, आप इसे कैसे बनाते हैं? आम धारणा के विपरीत, विश्वास किसी बड़े कारनामे से नहीं बनता। ये छोटे छोटे सतत कार्यों से धीरे धीरे विकसित होता है। ये लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार के जरिए यह दिखाने के बारे में है कि आप भरोसेमंद, चाहे वह किसी डेडलाइन को पूरा करने का वादा हो या सिर्फ अपनी राय साझा करना, हमेशा अपनी बात पर कायम रहें। याद रखें, हर पूरा किया हुआ वादा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करता है। 2. अपनी गलतियां स्वीकार करें। सच्चाई यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब आप कोई गलती करें, और ऐसा जरूर होगा, तो उसे स्वीकार करें। ईमानदारी से माफी मांगे और चीजों को सुधारने पर ध्यान दें। लोग उन व्यक्तियों का अधिक सम्मान करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, बजाय उनके जो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। 3. ईमानदारी से बात करें। कई बार कड़वी सच्चाई को छुपाने या लोगों को खुश करने के लिए बातों को मीठा बनाने का लालच होता है, लेकिन लोग झूठी बातें तुरंत भाप लेते हैं। सीधे बात करें, लेकिन इसे नरमी और आदर, रिस्पेक्ट के साथ करें। ईमानदारी सम्मान लाती है और सम्मान विश्वास को जन्म देता है। 4. बिना किसी उद्देश्य के सुने। याद है, हमने पहले सुनने की कला पर चर्चा की थी। जब लोग बिना किसी छिपे उद्देश्य के सुने जाते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आप पर अधिक भरोसा करते हैं। उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों के प्रति वास्तविक जिज्ञासा दिखाएं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक युवा उद्यमी एक बार निवेशकों के एक समूह के पास एक शानदार विचार लेकर गया। उसकी प्रस्तुति आकर्षक नहीं थी और न ही वह कमरे में सबसे प्रभावशाली वक्ता था, लेकिन जिसने उसे सबसे अलग बनाया वह थी उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उसने खुले तौर पर जोखिमों को स्वीकार किया, अपनी चुनौतियों को साझा किया और यह दिखाया कि वह उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों ने उस पर विश्वास किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि इस वजह से कि उसने कैसे कहा। उन्होंने उसके विचार को समर्थन दिया
और आज उसकी कंपनी एक हाउसहोल्ड नेम बन चुकी है। विश्वास केवल लोगों को जीतने के बारे में नहीं है, यह दीर्घकालिक प्रभाव बनाने के बारे में है। और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी बातों के लिए अधिक खुले होते हैं। अगले अध्याय में हम प्रभावशाली संवाद पर्सुएजन की कला की खोज करेंगे, कैसे बातचीत को दिशा दी जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए बिना अपनी प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी खोए। यही वह जगह है जहां आपकी संवाद क्षमता एक सुपर पावर में बदल जाती है। बने रहिए। अध्याय 5, बातचीत को दिशा देना और प्रेरित करना। शानदार संवाद केवल शब्दों के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, यह प्रभाव, इंपैक्ट बनाने के बारे में है। जब आप प्रभावशाली संवाद पर्सुएजन की कला में निपुण हो जाते हैं तो आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे क्रिया के उत्प्रेरक, कैटलिस्ट्स फॉर एक्शन बन जाते हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभावशाली संवाद किसी को छलने या चतुर तरकीबों का उपयोग करने के बारे में नहीं है। यह लोगों को एक साझा दृष्टि, शेयर्ड विजन की ओर मार्गदर्शित करने के बारे में है, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से जुड़े महसूस करें। पहला कदम यह समझना है कि लोग तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनाओं, इमोशंस से प्रेरित होते हैं। यहां तक कि सबसे तर्कसंगत निर्णय भी इस बात पर आधारित होते हैं कि कोई चीज हमें कैसा महसूस कराती है। सोचिए, जब आपने आखिरी बार कोई बड़ा निर्णय लिया था, चाहे वह कोई उत्पाद खरीदना हो, करियर का चुनाव करना हो या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना हो, संभावना है कि भावनाएं, इमोशंस तर्क से ज्यादा प्रभावशाली रही होंगी। लोगों को प्रेरित, इंस्पायर करने के लिए सबसे पहले इन भावनाओं को छूना जरूरी है। उनके सामने एक भविष्य की तस्वीर पेश करें, एक जो स्पष्ट और प्रभावशाली, विविड एंड कंपेलिंग हो। उनकी इच्छाओं, डिजायर्स, डर, फियर्स और उम्मीदों, होप्स से बात करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि जो विकल्प आप प्रस्तुत कर रहे हैं वह वास्तव में उनके अपने लक्ष्यों से मेल खाता है। आपका संदेश जितना व्यक्तिगत और प्रासंगिक होगा, उतना ही शक्तिशाली बनेगा। बातचीत में गति बनाना, बिल्डिंग मोमेंटम भी आवश्यक है। शुरुआत करें सामान्य आधार, कॉमन ग्राउंड खोजने से। लोग उन्हें ज्यादा भरोसेमंद पाते हैं जो उनके मूल्यों को साझा करते हैं या उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। जब यह नींव तैयार हो जाती है, तब अपने तर्क को कहानियों, स्टोरीज, उदाहरणों, एग्जाम्पल्स और उपमाओं, एनालॉजीज के जरिए मजबूत करें। एक अच्छी कहानी, वेल टोल्ड स्टोरी, संदेह और शंका को दूर कर सकती है, जिस तरह कच्चे आंकड़े, रॉ डेटा कभी नहीं कर सकते। स्पष्टता, क्लैरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका संदेश अस्पष्ट या जटिल है तो आप अपने श्रोताओं को खो देंगे। अपने विचारों को सरल बनाइए, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता को कम करके मत आंकिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन के साथ बोले, लेकिन श्रोताओं को सवाल पूछने और अपनी राय साझा करने का अवसर दें। संलग्नता, एंगेजमेंट, स्वामित्व, ओनरशिप को बढ़ाती है और लोग उन्हीं विचारों पर अमल करते हैं जिनसे वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सही समय का चुनाव, टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। बातचीत को जबरदस्ती जल्दबाजी में खत्म न करें या तुरंत निर्णय लेने का दबाव न डालें। अपने संदेश को समाने वाले के मन में बैठने दें ताकि वे उसे पूरी तरह से समझ सकें। लेकिन यह भी समझे कि सही क्षण, राइट मोमेंट कब आया है, जब सामने वाला मानसिक और भावनात्मक रूप से आपके दृष्टिकोण से सहमत हो गया हो। एक प्रसिद्ध नेगोशिएशन में एक मध्यस्थ ने दो विरोधी पक्षों को तर्क से नहीं, बल्कि उनके साझा मूल्यों, शेयर्ड वैल्यूज की ओर ध्यान दिलाकर एकजुट किया। उसने यह दिखाया कि अगर वे एक समझौते पर नहीं पहुंचते तो वे दोनों किसी ऐसी चीज को खो देंगे जिसे वे बेहद महत्व देते हैं। परिणाम, कुछ घंटे पहले जो असंभव लग रहा था वह एक सफल समाधान में बदल गया। आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि जब दांव ऊंचे हों तो संवाद कैसे संभालें, चाहे वह बुरी खबर देना हो, किसी विवाद को हल करना हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित करना हो। आपको ऐसी रणनीतियों की जरूरत होगी जो संयम, टैक्ट और प्रभाव, इंपैक्ट
दोनों को संतुलित कर सकें। कहीं मत जाइए। अगला अध्याय वास्तव में चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अध्याय 6, महत्वपूर्ण स्थितियों में संवाद की महारत। जब भावनाएं चरम पर होती हैं और दबाव बहुत अधिक होता है तो संवाद रस्सी पर चलने जैसा टाइट रोप वॉक बन जाता है। एक गलत कदम और आप अपने श्रोताओं को अलग थलग कर सकते हैं या स्थिति को और खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये क्षण समझ, विकास और मजबूत संबंधों के अवसर बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बातचीत, हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशंस के लिए तैयारी, धैर्य और सटीकता आवश्यक होती है। पहली कुंजी यह है कि चाहे स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण हो, शांत, काल्म बने रहे। यह कहना आसान है, करना कठिन, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से उबाल पर हो। लेकिन आपकी शांत उपस्थिति एक लंगर, एंकर की तरह काम कर सकती है। गहरी सांस लें, अपने जवाबों को धीमा करें और याद रखें, आपका काम प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, गाइड करना है। स्पष्टता, क्लैरिटी, यहां आपका सबसे अच्छा हथियार है। जब दांव ऊंचे हों तो भ्रम, कंफ्यूजन खतरनाक हो सकता है। सीधे मुद्दे पर बात करें, लेकिन संवेदनशीलता, कंसिडरेशन के साथ। सटीक शब्दों का चुनाव करें ताकि आपकी बात गलत अर्थ में न ली जाए। इसके अलावा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। किसी की बातों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। आगे आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। तैयार रहे। एक प्रभावशाली तकनीक जो इन वार्तालापों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद कर सकती है वह है रिफ्रेमिंग। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चर्चा को समाधान की ओर मोड़े। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी गलती को लेकर नाराज है तो उनकी निराशा को स्वीकार करें, लेकिन बातचीत को इस दिशा में ले जाए कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है या भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। यह केवल तनाव को कम नहीं करता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप सक्रिय रूप से समाधान की तलाश में हैं और आम सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी आवश्यक है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त स्थान दें। महत्वपूर्ण बातचीत, हाई स्टेक्स कॉन्वर्सेशंस अक्सर गहरी भावनाओं से जुड़ी होती है और लोगों को यह महसूस करने की जरूरत होती है कि उनकी बात सुनी जा रही है, इससे पहले कि वे किसी सार्थक संवाद में शामिल हो सकें। स्वयं को तुरंत बचाव की मुद्रा में लाने या टोकने की प्रवृत्ति से बचें। उन्हें अपनी बात रखने दें, उनकी भावनाओं को मान्यता दें, भले ही आप उनकी राय से पूरी तरह सहमत न हो। एक यादगार कार्यस्थल उदाहरण में एक टीम लीडर ने सहयोगियों के बीच बढ़ते हुए विवाद को शांत किया। उन्होंने किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बाधा के अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए कहा। जब उन्होंने इस चर्चा को एक साझा समस्या, शेयर्ड प्रॉब्लम के रूप में प्रस्तुत किया जिसे हल किया जाना था, तो उन्होंने एक विस्फोटक क्षण को सहयोगी समाधान, कोलैबोरेटिव ब्रेक थ्रू में बदल दिया। अब हम अंतिम अध्यायों के करीब आ रहे हैं, जहां हम यह जानेंगे कि इन संवाद कौशलों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए और विकसित किया जाए। आप अब तक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब तैयार हो जाइए असली इनाम पाने के लिए। अध्याय 7, संवाद कौशल को बनाए रखना और विकसित करना। अब तक आपने संवाद की मजबूत नींव रख ली है। बाधाओं को तोड़ना, ध्यान से सुनना, विश्वास बनाना, प्रभावशाली ढंग से संवाद करना और जटिल वार्तालापों को कुशलता से संभालना सीखा। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, इन कौशलों को बनाए रखना और लगातार विकसित करना, ताकि आपकी कनेक्शन मजबूत रहे और आपका प्रभाव बढ़ता रहे। संवाद, कम्युनिकेशन किसी एक बार सीखी जाने वाली कला नहीं है जिसे सीखकर भुला दिया जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अभ्यास, प्रैक्टिस और अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक संवाद में सफलता का रहस्य है लगातार आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। नियमित रूप से खुद से पूछें, क्या मैं बातचीत में सही तरीके से भाग ले रहा हूं? क्या मैं सक्रिय रूप से सुन रहा हूं
या पुराने स्वभाव की तरह दूसरों की बात काट रहा हूं? क्या मैं संवाद को सही दिशा में ले जा रहा हूं? अपनी प्रगति का आकलन करने का एक तरीका यह है कि आप अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लें। यह असहज हो सकता है, लेकिन यह सीखने और आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। अपने विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों से पूछें कि जब वे आपसे संवाद करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। क्या वे सुने गए महसूस करते हैं? क्या वे सम्मानित महसूस करते हैं? क्या आपका संदेश उनके लिए स्पष्ट होता है? उनका फीडबैक अमूल्य होगा जब आप अपनी संवाद शैली को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपने संवाद कौशल को और आगे बढ़ाने के लिए खुद को चुनौतियां दें। ऐसे लोगों से बातचीत करने के अवसर खोजें जिनके विचार, अनुभव और संवाद शैली आपसे अलग हो। यह न केवल आपकी संवाद शैली को विस्तृत करेगा, बल्कि आपको बदलते हुए माहौल में खुद को ढालने में भी मदद करेगा। जितनी विविध आपकी बातचीत होगी, उतना ही आप संवाद की बारीकियों को समझ पाएंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से संभाल सकेंगे। एक महान संवादक केवल वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह भविष्य को भी ध्यान में रखता है। संवाद की दुनिया लगातार बदल रही है, जो तकनीक, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, कल्चर और सामाजिक बदलावों, सोशल शिफ्ट्स से प्रभावित होती है। इसलिए नए संवाद उपकरणों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासु और खुले दिमाग से बने रहे। चाहे वह डिजिटल संवाद प्लेटफॉर्म, डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में महारत हासिल करना हो या मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर की नवीनतम मनोवैज्ञानिक समझ प्राप्त करना हो, सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। आज के युग में संवाद की सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की बढ़ती आवश्यकता। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, मानवीय पहलू, सहानुभूति, एम्पैथी, भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस और वास्तविक कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन पहले से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आज की तेज रफ्तार और अक्सर असंबद्ध दुनिया में वे लोग जो दूसरों से सच्ची और प्रभावी बातचीत कर सकते हैं, वे सबसे अलग दिखेंगे। याद रखें, आप सिर्फ संवाद तकनीकों का अभ्यास नहीं कर रहे, आप एक मानसिकता, माइंडसेट विकसित कर रहे हैं। एक ऐसी मानसिकता जो समझ, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन और आपसी विकास, म्यूचुअल ग्रोथ को प्राथमिकता देती है। जब आप इस मानसिकता के साथ संवाद करते हैं, तो यह सिर्फ सही शब्दों को सीखने का मामला नहीं रहता, बल्कि मानवीय संबंधों की कला में महारत हासिल करने का सफर बन जाता है। अंत में मैं आपको यह विचार देना चाहता हूं, संवाद केवल एक कौशल नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यही वह धागा है जो हमें सभी को जोड़ता है। यही वह चाबी है जो आपको मजबूत रिश्ते, बेहतर अवसर और सफलता दिला सकती है। जितना अधिक आप इसमें निवेश करेंगे, उतना ही अधिक आप इसके प्रभाव को उन तरीकों से देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जाइए, इन टूल्स का उपयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए, विकसित कीजिए और याद रखें, सबसे अच्छे संवादक वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सुनते हैं, जुड़ते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। यही है संवाद की असली शक्ति। अध्याय 8, डिजिटल संवाद में महारत हासिल करना। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में और गहराई से प्रवेश कर रहे हैं, संवाद ने उन तरीकों से रूप बदला है जिसकी हमने कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि आमने सामने की बातचीत, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस का अभी भी बहुत महत्व है, लेकिन डिजिटल संवाद, डिजिटल कम्युनिकेशन आज की दुनिया में कनेक्शन, सहयोग, कोलैबोरेशन और प्रभाव, इन्फ्लुएंस का आधार बन चुका है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, डिजिटल संवाद के लिए एक अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है। टेक्स्ट, ईमेल, सोशल मीडिया संदेशों और वीडियो कॉल्स के युग में हमारी अभिव्यक्ति की शैली बदल गई है। अब पहला सबसे बड़ा चैलेंज है टोन। एक प्रभावशाली शुरुआत करें, पहली कुछ पंक्तियां तय करती है कि लोग आपकी बात सुनेंगे या नहीं। एक दिलचस्प तथ्य, एक विचारोत्तेजक सवाल या एक छोटी लेकिन प्रभावशाली कहानी से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, कमजोर। शुरुआत,
आज मैं आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मजबूत शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण संचार गलती से करोड़ों का नुकसान हो सकता है? आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए। 2. सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। जब आप किसी बड़े समूह को संबोधित कर रहे होते हैं तो जटिल भाषा या तकनीकी शब्दावली से बचें। आपका संदेश जितना सरल और स्पष्ट होगा, लोग उतनी ही आसानी से उसे समझेंगे और उससे जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आपको कोई जटिल अवधारणा समझानी है तो उदाहरणों, उपमाओं और कहानियों का सहारा लें। इससे आपकी बात ज्यादा प्रभावी बनेगी। 3. अपनी ऊर्जा बनाए रखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के संचार में आपकी ऊर्जा और हावभाव बहुत मायने रखते हैं। एक सुस्त आवाज या बेजान हावभाव से लोग जल्दी बोर हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप डिजिटल माध्यम से संवाद करें तो अपनी आवाज में जोश बनाए रखें और शरीर की भाषा का सही उपयोग करें। वीडियो कॉल या वेबिनार में कैमरे की ओर देखें ताकि ऐसा लगे कि आप सीधे लोगों से बात कर रहे हैं। धीमी और स्पष्ट आवाज में बोलें ताकि हर शब्द समझ में आए। हाथों के इशारों का प्रयोग करें लेकिन अधिक नाटकीयता से बचें। 4. श्रोता को शामिल करें। सिर्फ बोलते रहना पर्याप्त नहीं है, लोगों को बातचीत में शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। ऑनलाइन संवाद में सवाल पूछें और लोगों को जवाब देने का मौका दें। पोल या क्यूए सेशन का उपयोग करें। बातचीत को इंटरैक्टिव बनाने के लिए नाम लेकर लोगों को संबोधित करें। 5. डिजिटल शिष्टाचार बनाए रखें। ऑनलाइन संचार में कुछ बुनियादी शिष्टाचार का पालन करना जरूरी है, जैसे कि बिना वजह किसी की बात न काटें। संदेश भेजने से पहले उसे दोबारा पढ़ लें ताकि कोई गलतफहमी न हो। भावनात्मक मुद्दों पर बातचीत करते समय सहानुभूति और संवेदनशीलता बनाए रखें। 6. डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझें और अनुकूलित करें। हर डिजिटल माध्यम की अपनी विशेषताएं होती है। ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो कॉल सभी के लिए अलग अलग शैली की आवश्यकता होती है। ईमेल औपचारिक और सुव्यवस्थित होना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट संक्षिप्त और आकर्षक होनी चाहिए। वीडियो कॉल स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए तैयारी जरूरी है। टेक्स्ट मैसेज अनावश्यक संक्षिप्तीकरण से बचें और विनम्रता बनाए रखें। डिजिटल युग में संवाद की कला में महारत हासिल करने के लिए स्पष्टता, सहभागिता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भाषा शैली, लैंग्वेज, उदाहरण, एग्जाम्पल्स और कहानियों, एनेक्डोट्स को उनके अनुभवों के अनुसार समायोजित करें। यदि आप पेशेवरों के एक समूह से बात कर रहे हैं तो उनके करियर से संबंधित भाषा और संदर्भों का उपयोग करें। यदि आपका श्रोता समूह विविध, डाइवर्स है तो अपनी भाषा और उदाहरणों को समावेशी, इंक्लूसिव बनाएं। उन्हें ऐसी कहानियां और संदर्भ दें जिनसे वे जुड़ाव महसूस कर सकें। सार्वजनिक भाषण में अगला महत्वपूर्ण तत्व है स्पष्टता, क्लैरिटी। आपका संदेश जितना सीधा और समझने में आसान होगा उतना ही प्रभावी होगा। जटिल शब्दों और लंबी लंबी व्याख्याओं से बचें। अपने मुख्य बिंदु को सीधे रखें और इसे उदाहरणों या कहानियों के माध्यम से मजबूत करें। कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग, सार्वजनिक भाषण में सबसे प्रभावशाली उपकरणों में से एक है। लोग तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में कहानियों को अधिक याद रखते हैं। इसलिए अपने संदेश को यादगार बनाने के लिए उसमें एक व्यक्तिगत या प्रासंगिक कहानी जोड़ें। अगर आप दर्शकों की भावनाओं को छू सकते हैं तो वे आपकी बात को न केवल सुनेंगे बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। इसके अलावा अपनी आवाज और शरीर की भाषा का प्रभावी उपयोग करें। एक ही लहजे, मोनोटोन में बोलने से श्रोताओं की रुचि जल्दी खत्म हो सकती है। अपनी आवाज की गति, ऊंचाई, पिच और मात्रा, वॉल्यूम में बदलाव करें। जरूरी बिंदुओं पर रुककर पॉज, प्रभाव पैदा करें। साथ ही अपने हाथों के इशारों, जेस्चर्स और चेहरे के भावों, फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रयोग करें ताकि आपका भाषण अधिक जीवंत और प्रभावशाली लगे। अंत में अभ्यास, प्रैक्टिस ही इस कला में निपुणता लाने का एकमात्र तरीका है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आत्मविश्वास और प्रभावशीलता हासिल करेंगे। सार्वजनिक रूप से बोलना सिर्फ एक कौशल नहीं है, यह एक शक्ति है। और यदि आप इसे सही ढंग से सीखते हैं
तो आप किसी भी भीड़ को प्रेरित, शिक्षित और प्रभावित कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से संवाद कैसे किया जाए। जब तनाव अधिक हो, असहमति हो या बातचीत जटिल हो, तैयार हो जाइए, क्योंकि संवाद की कला में महारत हासिल करने का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अध्याय 10, कठिन परिस्थितियों में प्रभावी संवाद। संवाद आसान होता है जब चीजें सामान्य चल रही होती हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब माहौल तनावपूर्ण हो, असहमति सामने हो या कोई संवेदनशील विषय हो। ऐसे समय में सही शब्द चुनना, सही लहजे का इस्तेमाल करना और सामने वाले की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पहली कुंजी शांत रहना है। अप्रिय समाचार साझा करना हो, आपकी प्रतिक्रिया ही बातचीत की दिशा तय करेगी। गहरी सांस लें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति क्यों इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। जब आप शांत रहते हैं तो दूसरी ओर भी व्यक्ति के शांत होने की संभावना बढ़ जाती है। 2, सही शब्दों का चयन करें। कठिन परिस्थितियों में बोले गए शब्दों का असर आम बातचीत से कहीं ज्यादा गहरा होता है, इसलिए शब्दों को सोच समझकर चुनना जरूरी है। गलत, तुम हमेशा ऐसी ही हरकतें करते हो। सही, मुझे लगता है कि इस स्थिति में हम एक बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। गलत, तुम बिल्कुल गलत हो। सही, मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं, मुझे समझाने दो। सामने वाले को गलत साबित करने के बजाय अपनी बात को इस तरह कहे कि वह रक्षात्मक महसूस न करे। सुनना, समझना और फिर जवाब देना। अक्सर जब हम बहस में होते हैं तो हम बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि वास्तव में समझने के लिए। कठिन बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सामने वाले की भावनाओं और दृष्टिकोण को पूरी तरह से सुनें। जब कोई नाराज या परेशान होता है तो वह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। यदि आप उन्हें बिना टोके, बिना जज किए सुनते हैं तो स्थिति स्वतः ही बेहतर होने लगती है। कभी कभी सिर्फ यह कह देना कि मैं समझ सकता हूं कि आप इस बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, स्थिति को शांत कर सकता है। 4, असहमति होने पर भी सम्मान बनाए रखें। हर बातचीत में सहमति होना जरूरी नहीं, लेकिन असहमति को विनम्रता और सम्मान के साथ संभालना बहुत जरूरी है। यदि कोई आपसे असहमत है तो बजाय गुस्सा करने के यह कहें, मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, या क्या आप मुझे अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं। इससे बातचीत का माहौल सकारात्मक बना रहता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। 5, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, न कि समस्या पर। अगर बातचीत किसी विवाद या समस्या को लेकर हो रही है तो सिर्फ समस्या पर बात करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें कि बातचीत को समाधान की ओर मोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, गलत, तुमने हमेशा चीजें खराब की हैं। सही, हम इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह आप बातचीत को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अच्छा, जब कुछ भी काम न करें तो विराम लें। अगर बातचीत बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और कोई हल निकलता ना दिखे तो थोड़ा ब्रेक लेना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय लेकर इस पर फिर से विचार करना चाहिए। कई बार थोड़ी देर बाद जब दोनों पक्ष शांत होते हैं तो समाधान खोजना आसान हो जाता है। बेटियां सिर्फ सपने नहीं देखती, बल्कि उन्हें साकार भी करती है। अगर हम उन्हें सही मार्गदर्शन, समर्थन और सम्मान दें तो वे अपने साथ साथ पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। यही हमारा उद्देश्य है, हर बेटी को उसकी काबिलियत का एहसास कराना, उसे प्रोत्साहित करना और उसे अपने हक के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देना। ह्यूमन वॉइस बुक चैनल पर हम आगे भी इसी तरह प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ह्यूमन वॉइस बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।